नमस्कार, मैं सुप्रभा। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव घोषित हो चुके थे। 16वां साल तो किसी भी नवयुवक या नवयुवती के जीवन में खास महत्व रखता है। बचपन पूरा होने को होता है, यौवन परवान चढ़ रहा होता है, आप ख्वाब देख रहे होते हैं, आपकी बाहों का बल और बूढ़ी और थकी व्यवस्था को बदलने के लिए फड़क रहा होता है। आपकी आंखों में परंपरा और रूढ़ियों को तोड़ने की आग दिखाई देती है। आप खुद बदल रहे होते हैं, आप हालात को बदल रहे होते हैं, आप समाज को बदल रहे होते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ इन चुनावों में भी। कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था, कुछ ऐसा जिसके होने के संकेत तो चुनाव से ठीक पहले दिखने लगे थे, पर देश की आंखें आसमान पर खिलने वाले पुराने तारों को देखने की इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि दूर फलक पर उभरते सुबह के पहली पहली किरणों को ठीक से पहचान ही नहीं पा रही थी। तो चलिए जानते हैं फिर क्या हुआ। आइए देखते हैं सत्ता का संघर्ष एपिसोड 16। तो साल 2011 से शुरू हुए एक आंदोलन ने इन चुनावों की पटकथा बहुत पहले से लिखनी शुरू कर दी थी। दरअसल हुआ यूं कि मनमोहन सिंह की कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोप लग रहे थे। मनमोहन सिंह पर व्यक्तिगत आरोप भले ही ना लगे हो, पर यह आरोप था कि वो सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। ऐसे में अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन में जन लोकपाल की मांग को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई थी। इस आंदोलन के चेहरों में अन्ना के बाद सबसे प्रमुख थे अरविंद केजरीवाल। पर यह आंदोलन इतना जोर पकड़ा कि कई लोग इससे जुड़ते चले गए। आप इसकी पहुंच का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि विदेशों में बसे भारतीयों तक भी इसकी गूंज पहुंची और उसमें से कई लोग भारत लौटे और इससे जुड़ गए। दूसरी तरफ भारत सरकार बिल्कुल थकी हारी और अस्त व्यस्त नजर आ रही थी। उसके बाद जनता के प्रश्नों के कोई उत्तर ही नहीं दिख रहे थे। जनता का कांग्रेस के ऊपर से विश्वास दरकता साफ दिख रहा था। इस बीच साल 2012 में दिल्ली में एक विभत्स घटनाक्रम हुआ। निर्भया कांड नाम से आंखें नम कर जाने वाले इस कांड में देश की एक बहादुर बेटी के साथ दिल्ली की सड़कों पर अमानवीय कृत्य हुआ। बहुत दिनों तक हालात से लड़ने के बाद निर्भया चली गई, पर इस घटना ने सरकार से पहले से ही गुस्सा लोगों के दिलों में आग को भड़का दिया। लोग निर्भया के लिए एक बार फिर सड़कों पर थे, पर सच ये भी है कि वो सिर्फ निर्भया के लिए सड़कों पर नहीं थे। आज आप पीछे पलट कर देखिए तो वो कांग्रेस के शासन की विफलता, मंत्रियों और अधिकारियों का बर्ताव और आम जनता के प्रति उनकी गहन उदासीनता से दुखी, पीड़ित और क्रुद्ध थे। चुनावों से पहले ही लगने लगा था कि बड़ा बदलाव होना ही है। बदलाव क्या होगा, बस इसकी रूपरेखा साफ नहीं थी। दूसरी तरफ विपक्ष लामबंद हो रहा था। वह कांग्रेस के विरुद्ध चलती इस हवा को भांप रहा था और निर्णायक कदम उठा रहा था। सितंबर 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। भाजपा के कई नेताओं ने शुरू में श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्मीदवार का विरोध किया और ना सिर्फ भाजपा नेताओं ने बल्कि सहयोगी पार्टियों ने भी, जैसे कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भाजपा तक संदेश भिजवाया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की स्थिति में उनकी पार्टी, जो कि 17 साल से भाजपा की सहयोगी है, संभवतः सहयोग जारी नहीं रख पाएगी। बावजूद इसके भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम और गुजरात विकास के काम के साथ चुनावों में उतरी। कौन जानता था कि ये एक निर्णय भारत की राजनीतिक व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। इन चुनावों में नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त राजनीतिक प्रचार किया।
उन्होंने आम आदमी के दिल की बात को अपने मंचों से दमदार आवाज और भावनाओं के साथ सामने रखना शुरू किया। कांग्रेस के पास उनके तीखे और जनता से जुड़े सीधे सच्चे सवालों के कोई जवाब नहीं थे। एक तरफ थे मनमोहन सिंह, जो हर निर्णय के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ देखते थे और अपने ही मंत्रियों की कारगुजारियों और अभिमान भर व्यक्तों की नकेल नहीं कस पा रहे थे और झुके झुके हताश से दिखते थे। दूसरी तरफ थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनके एक ऊर्जापूर्ण, ईमानदार, गंभीर, आत्मविश्वासी, तेज तर्रार, सफल प्रशासक को जनता साफ देख पा रही थी। खैर, इन परिस्थितियों में चुनाव संपन्न हुआ और प्रमुख पार्टियों की स्थिति यह रही। भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटें, शिवसेना 18 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस 44 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 6 सीटें। भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 31% वोट मिले और उसने 282 सीटें जीती, जबकि उसके एनडीए ने कुल 336 सीटें जीती। इन नतीजों के साथ 1984 के चुनावों के बाद से सत्तारूढ़ गठबंधन के पास सबसे बड़ा बहुमत था और 1984 के बाद यह पहली बार था कि किसी पार्टी ने अन्य पार्टियों के समर्थन के बिना शासन करने के लिए पर्याप्त सीटें जीती थी। उधर कांग्रेस अपनी सबसे लाचार और कमजोर हालत में पहुंच चुकी थी। वो ना सिर्फ चुनाव हार चुकी थी, बल्कि उसका राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका था। वो हाशिए पर पहुंच गई थी और आने वाले कुछ सालों तक वहां से उसका लौटना अब मुश्किल था। नरेंद्र मोदी तो, जैसा हमने आपको बताया, कि पहले से ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे और भाजपा के लिए देश भर में चुनावों के दौरान सबसे लोकप्रिय प्रचारक भी थे। इसलिए इस बीजेपी की इस जीत के बाद 26 मई 2014 को उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। श्री मोदी ने संसद में प्रवेश करते हुए संसद की सीढ़ियों पर नतमस्तक होकर देश को आने वाले समय का संदेश दे दिया था। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में हुआ था। 16वीं लोकसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि भारतीय संसद के हिसाब से लोकसभा में किसी पार्टी के पास विपक्षी दल माने जाने के लिए कुल सीटों 545 में से कम 10% 55 सीटें होनी चाहिए। कांग्रेस की केवल 44 सीटें थी, जबकि एआईएडीएमके 33 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। कमलनाथ को 4 जून 2014 को स्पीकर शपथ दिलाई गई। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव करवाए। 6 जून 2014 को श्रीमती सुमित्रा महाजन को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मोदी जी के पहले 5 सालों ने भारत सरकार के काम करने के रवैये में आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। काम की शुरुआत तुरंत ही हुई। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई। सितंबर 2014 में स्वच्छ भारत कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मई 2015 में जन सुरक्षा स्कीम शुरू की गई। जून 2015 में ग्रामीण और शहरी निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन आया साल 2016 में। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने 500 रुपए और 1000 रुपए बैंक नोटों के विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की और 500 रुपए और 2000 के नए नोट बैंक में जारी करने की घोषणा की। ये कार्यवाही छाया अर्थव्यवस्था, शैडो इकोनॉमी पर अंकुश लगाने, कैशलेस लेन देन में वृद्धि करने और आतंकवाद को सहयोग देने वाली अवैध और नकली नकदी के उपयोग को रोकने के लिए की गई थी। इस व्यवस्था का विपक्ष ने विरोध किया, पर आम जनता ने मुश्किलें सहते हुए इसको स्वीकार किया और प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णय के साथ खड़ी ही रही।
इसके बाद एक और महत्वपूर्ण निर्णय में 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि को भारत में जीएसटी लागू किया गया। इस कदम से भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों में मौलिक बदलाव आ गया। जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली है। जीएसटी के तहत केंद्र और राज्य सरकारें दोनों वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने और एकत्र करने का अधिकार साझा करती हैं। इससे राज्यों में कर संरचना में अधिक सामंजस्य और एकरूपता आई है, जिससे देश में आर्थिक एकीकरण बढ़ा है। जीएसटी के कार्यान्वयन की तैयारी के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे की निर्माण और कर अधिकारियों और व्यवस्थाओं को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। इतने बड़े देश में यह तो संभव नहीं था कि सब कुछ पहली बार में ही 100% सही हो जाता, परंतु जीएसटी के मामले में कुछ समस्याओं को अगर अलग करके इसका कार्यान्वयन बहुत अच्छे से हुआ। सरकार लगातार इस पर नजर बनाए रखी थी कि जो जो समस्याएं आती हैं उनको साथ साथ ठीक भी किया जाना चाहिए। आज यह प्रणाली देश की कर प्रणाली की रीढ़ की हड्डी है। लोग इसका राजनीतिक विरोध भले ही करें, पर इसके महत्व और आवश्यकता को देखते हुए अब कोई इसको समाप्त करने की बात नहीं कर सकता। यही इसकी सफलता का प्रमाण है। खैर, इसके बाद दिसंबर 2017 में ही सरकार ने द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल 2017 लोकसभा में पास किया, पर राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के कारण वह तब पास नहीं हो पाया। यह बिल ट्रिपल तलाक को प्रतिबंधित करता था। जनवरी 2019 में सरकार नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के लिए सीएए बिल लाई, जिसको लोकसभा में पारित कर दिया गया, पर जो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। इन बिलों पर सरकार ने आने वाले समय में कई और कदम उठाए। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। खैर, इस बीच देश के सामने कुछ और बड़ी चुनौतियां अचानक सामने आईं। इन चुनौतियों ने भारत सरकार के संयम और निर्णय लेने की क्षमता को भी चुनौती दी थी। 18 दिसंबर 2016 को भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में 4 आतंकवादियों ने उरी में भारतीय सेना की चौकी पर हमला किया था। इसमें हमारे 19 सैनिक शहीद हुए। शायद पाकिस्तान भारत को पहचान ही नहीं पाया था। भारत ने प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में जवाब देने में देर नहीं की। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के कमांडो की टीम ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पार की और ताबड़तोड़ पर सटीक लक्ष्यों पर जबरदस्त हमले करते हुए दुश्मन की कमर तोड़ दी थी। उनके कई सैनिकों और भाड़े के टट्टुओं को मार डाला गया, पर शायद पाकिस्तान अभी भी बदले में भारत को समझ ही नहीं पाया था। 14 फरवरी 2019 में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ। इसमें सीआरपीएफ के 40 सैनिक अधिकारी शहीद हुए। सरकार ने उत्तर देने में देर नहीं लगाई और 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। हमले इतने घातक थे कि इन ठिकानों को उन्होंने पूरी तरह ध्वस्त कर डाला। आपको शायद याद होगा कि इन्हीं हमलों के बाद की कार्यवाही के दौरान देश में जाबाज सिपाही अभिनंदन पाकिस्तानी सेना के हाथों में पड़ गए थे, परंतु उच्चतम राजनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को साफ कर दिया गया था कि अभिनंदन की सकुशल वापसी अगर नहीं हुई तो अंजाम घातक हो सकते हैं। और इसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने अभिनंदन को सकुशल और ससम्मान भारत को लौटा दिया। यह भारत की एक और नैतिक और राजनीतिक जीत थी। इन्हीं सब घटनाक्रमों के बीच इस सरकार के बहुत ही सफल और परिवर्तनकारी पहले 5 वर्ष पूरे होने आ रहे थे। 10 मार्च 2019 को इलेक्शन कमीशन ने 17वीं लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा कर दी। चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक होने निर्धारित हुए। तो क्या हुआ इन चुनावों में? क्या भाजपा अपना करिश्मा दोहरा पाई?
क्या टूटा बिखरा विपक्ष और हताहत कांग्रेस टक्कर दे पाई भाजपा को? क्या बदली हुई राजनीति, बदले हुए देश, बदली हुई जनता की नब्ज को जान पाया विपक्ष? क्या इंदिरा और मनमोहन की तरह वापसी का सपने संजोए विपक्ष को मिली कोई राहत? क्या हुआ, कैसे हुआ, देखना मत भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड सत्ता का संघर्ष एपिसोड 17।